हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा थदानी और आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इससे पहले हमने चैप्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे पावर शेयरिंग के। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 के फेडरलिज्म के। तो हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। एक्सप्लेन 3 फीचर्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे हमें 3 फीचर्स बताने हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। जब फेडरलिज्म चैप्टर पढ़ा था तब हमने 7 फीचर्स देखे थे, उनमें से 3 फीचर्स हम बात करेंगे। फर्स्ट, देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें हमें पता है कि हमारे पास 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर हो गया, स्टेट हो गया एंड लोकल गवर्नमेंट। सेकेंड, तीनों टायर्स जो हैं वो सेम सिटीजन्स को ही गवर्न कर रहे हैं, लेकिन उनका जो ज्यूरिसडिक्शन है, उनका जो स्पेसिफिक एरिया या अथॉरिटी है वो अलग है इन स्पेसिफिक मैटर्स लाइक लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एंड थर्ड हमने बात करी है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि इनका जो ज्यूरिसडिक्शन है ना वो क्लियरली स्पेसिफाइड है इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब ये हुआ कि इनका ज्यूरिसडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। ठीक है, तो फीचर्स तो बहुत सारे हैं पर अभी हम 3 फीचर्स की ही बात करेंगे। The 3 features of the federal government are as follows. First, there are 2 or more levels of government, जिसमें हमें पता है हमारे पास कौन सा हो गया, सेंटर, स्टेट एंड लोकल। ठीक है, हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स या टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, सेकेंड, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे इन टायर्स के पास ऐसा है कि ये सिटीजन्स को तो सेम सिटीजन्स को ही गवर्न कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो ज्यूरिसडिक्शन है स्पेसिफिक मैटर्स में अलग है। मैटर्स हो गए जैसे लेजिस्लेशन से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से रिलेटेड, उसमें कुछ ज्यूरिसडिक्शन, कुछ स्पेसिफिक एरिया डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? थर्ड, the jurisdiction of the respective levels or tiers of the government are specified in the constitution, so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. इनके जो jurisdiction है, specific area या authority है, वो हमारी constitution में mentioned है। इसका मतलब इनके जो powers हैं वो constitutionally guaranteed है। तो ये हमारे 3 features हो गए federal form of government के। Second question पे आते हैं। Explain 3 features of unitary form of government. अब यहाँ पे हमें 3 फीचर्स बताने हैं एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑपोजिट हो गया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, पहले भी पढ़ा है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो वो सबऑर्डिनेट होगी टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? इसमें सिर्फ एक ही गवर्नमेंट ज्यादा काम करेगी और एक ही गवर्नमेंट के पास सारे पावर्स होंगे। ठीक है, देखते हैं। The 3 features of unitary governments are as follows. First, either there is only one level of government, जो हो गया center, or the subunits are subordinate to the central government. या तो सिर्फ एक ही level of government होगी, वो हो गई center, या तो अगर subunits हैं तो वो subordinate होंगे to the central government. ठीक है? Second, the central government can pass on orders to the provincial or local government. Third, the states are created merely for administrative purposes. समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑर्डर्स पास करेगा किसको? टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और द लोकल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट अगर है भी, एग्जिस्ट कर भी रही है, तो वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए ही है, लेकिन वो पूरे सबऑर्डिनेशन में है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Read the given extract and answer the following questions. अब ये एक पूरा एक्सट्रैक्ट है, पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस आएंगे, हम उन क्वेश्चंस को की बात करेंगे। अब इस एक्सट्रैक्ट में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस एक्सट्रैक्ट में नहीं मिलेंगे, कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग से भी आपको वो क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। Decentralization in India, when power is taken away from the central and state government and given to local government, it is called decentralization. हमें पता है जब पावर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर किसको दी जाती है? टू द लोकल गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है,
The basic idea behind decentralization is that there are large number of problems and issues which are best settled at the local level. और एक्चुअली डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, वो इश्यूज लोकल लेवल पे ही बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? इसीलिए जरूरी है एक लोकल गवर्नमेंट की डिसेंट्रलाइजेशन की. पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज, और लोगों को अपनी अपनी लोकेलिटीज की प्रॉब्लम्स की बेटर नॉलेज होती है, जिससे वो अपनी उस नॉलेज से उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को वहीं पे सॉल्व कर लेते हैं. कोई दूसरे गवर्नमेंट के पास जाके हेल्प की जरूरत नहीं होगी, ठीक है? They also have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. अब उन्हें पता है उनके पास जितना रेवेन्यू आ रहा है, उन्हें पता है उन्हें कितने पैसे कहाँ यूज करने हैं, उन्हें पता है उन्हें कैसे चीजें एफिशिएंटली मैनेज करनी है. और सबसे बड़ी बात है, अगर लोकल गवर्नमेंट होगी तो उसमें क्या होगा? डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो जाएगा सिटीजन्स का इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ओके, दिस हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. समझ में आ रहा है? अब डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेशन होगा तो इससे एक हैबिट क्रिएट हो जाएगी कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन कंटिन्यूसली हो सकता है, ठीक है? द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स. डिसेंट्रलाइजेशन की नीड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आई और तब से ऐसा हो रहा है कि पावर ट्रांसफर हो रहा है, डिसेंट्रलाइज हो रहा है इनटू विलेजेस एंड टाउन्स. समझ में आया? डिसेंट्रलाइजेशन का ये एक्सट्रैक्ट हमारी बुक में है, आपकी बुक से ही ये एक्सट्रैक्ट यहाँ पे लाए गए हैं और इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है, ठीक है? Panchayats in villages and municipalities in urban areas were set up in all states, but these were directly under the control of state government. Elections to these local government were not held regularly. अब क्या हो रहा है? पंचायत म्यूनिसिपैलिटी स्टैब्लिश तो हो रही हैं, बट ये किसके अंडर काम कर रही थी? स्टेट गवर्नमेंट के. और इसकी वजह से क्या हो रहा है? इलेक्शंस भी रेगुलरली नहीं हो रहे हैं. मतलब एक सेल्फ गवर्नमेंट तो अभी भी नहीं आया है, बट डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है. तो डिसेंट्रलाइजेशन को पावरफुल करने के लिए कुछ सर्टेन स्टेप्स भी लिए गए हैं. वो भी क्वेश्चन हम आगे देखेंगे कि क्या सर्टेन स्टेप्स लिए गए थे लोकल गवर्नमेंट को पावरफुल करने के लिए, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्सप्लेन डिसेंट्रलाइजेशन इन डेमोक्रेसी. जो क्या बोलता है? व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. सेकेंड, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी. हमें पता है अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है तो उनके इश्यूज वो लोकल लेवल पे ही रिजॉल्व कर रही है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रही है. इससे क्या हो रहा है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में 1/3 सीट्स वुमेन के लिए भी रिजर्व्ड है, ठीक है? तो ये कुछ फायदे हैं लोकल गवर्नमेंट के इन अ डेमोक्रेसी. The importance of local self-government is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. समझ में आ रहा है? बहुत प्रॉब्लम्स और इश्यूज होते हैं बट वो लोकल लेवल पे ही सॉल्व हो जाएंगे. People have better knowledge of problems in their locality. They also have better ideas where to spend money and how to manage things efficiently. Besides, at local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. जो हम पहले पढ़ के आए, ठीक है? तो अब इसमें भी हम यही देख रहे हैं. ये क्या बोल रहा है कि इश्यूज सेटल हो जाएंगे एट द लोकल लेवल. पता है कि कैसे पैसा यूज करना है, कैसे चीजें मैनेज करनी है, और उसके अलावा सिटीजन्स का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो गया इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है? थर्ड, डिस्क्राइब एनी 2 steps taken by Indian government for decentralization. अब डिसेंट्रलाइजेशन करा तो है बट लोकल गवर्नमेंट को पावरफुल करने के लिए सर्टेन स्टेप्स भी लिए गए थे. वो क्या थे? फर्स्ट ये हो गया कि अब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया कि रेगुलर इलेक्शंस होंगे इन दी लोकल गवर्नमेंट. सेकेंड ये हो गया कि स्टेट पे सबऑर्डिनेट ना रहे, इसीलिए स्टेट भी अपने कुछ पावर
और रेवेन्यू शेयर करेगा विद द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावा और भी स्टेप्स लिए गए थे, बट हमें यहाँ पे 2 मेंशन करने हैं तो हम 2 बताते हैं। नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। Second, the state governments are required to share some powers and revenue with local government. The nature of sharing varies from state to state. वो जो पावर और रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के साथ, उसमें नेचर वेरी करेगा फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, किसमें कितनी पावर या कितना रेवेन्यू आपको शेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। मैच कॉलम ए विद कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पे कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मेंशन करना है, हमें बताना है कौन सा सही है। ठीक है, डिफेंस, यहाँ पे सब्जेक्ट्स मेंशन है ना। अब एक्चुअली इस पे कौन लॉ बनाएगा? यूनियन लिस्ट। ठीक है, सेकंड हो गया पुलिस, इस पे कौन बनाएगा? स्टेट लिस्ट। थर्ड हो गया मैरिज, इस पे कौन बनाएगा? कॉन्करेंट लिस्ट। फोर्थ हो गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इस पे लॉ कौन बनाएगा? रेसिडरी सब्जेक्ट्स। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे क्या हो गया? डिफेंस से रिलेटेड है तो यूनियन लिस्ट में, पुलिस से रिलेटेड है स्टेट लिस्ट में, मैरिज से रिलेटेड है जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों ही बना सकते हैं, वो आ गया कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो सब्जेक्ट्स बाद में ऐड हुए हैं वो आ गया रेसिडरी सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट का हो गया हम सेकेंड, सेकेंड का हो गया थर्ड, थर्ड का हो गया फर्स्ट और फोर्थ का हो गया फोर्थ। तो इसका आंसर हो गया डी, 2, 3, 1, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फर्स्ट हम इसमें ये सोर्स पढ़ना है, जैसे हम पहले पढ़ के आए हैं वापस से सोर्स पढ़ना है। हमें इसमें से कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे, उसके आंसर्स करेंगे। ठीक है, local government. This new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the वर्ल्ड। ये एक लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हुआ है। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो इंडिया ने कैरी आउट किया था। ठीक है, देयर आर नाउ अबाउट 36 lakh elected representatives in the panchayats and municipalities all over the country. This number is bigger than the population of many countries in the world. Constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country. ये लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट हो गया हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए। इसकी वजह से क्या हुआ? 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटीज में ऑल ओवर दी कंट्री, और ये किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन से बड़ा नंबर है 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इसकी वजह से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है ना लोकल गवर्नमेंट को, इसकी वजह से डेमोक्रेसी और ज्यादा स्ट्रेंथन हो रही है। ठीक है, it has also increased women's representation and voice in our democracy. At the same time, there are many difficulties. While elections are held regularly and enthusiastically, Gram Sabhas are not held regularly. Most state government have not transferred significant powers to the local government, nor have they given adequate resources. We are thus still a long way from realizing the idea of self-government. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है तो उसकी वजह से वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, बट कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम क्या है? इलेक्शंस हो रहे हैं बट ग्राम सभा रेगुलरली नहीं मिल रहे। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट अपनी कुछ पावर्स और रेवेन्यू जो है, एडुकेट रिसोर्सेज हैं, वो ट्रांसफर नहीं कर रही है टू द लोकल गवर्नमेंट। तो अभी भी हम थोड़ा सा दूर हैं कि हमें एक आइडियल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिले, बट कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। ठीक है, तो हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पंचायत्स। अगर पंचायत्स में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो क्या फायदे हैं? वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी पर्टिकुलर लोकेलिटी से रिलेटेड सारे इश्यूज लोकल लेवल पे ही सॉल्व करेगा। उन्हें पता है कि किस तरीके से लोगों से बात करनी है, उन्हें पता है उनके क्या क्या इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं और किस तरीके से सॉल्व होंगे, क्योंकि हर इशू प्रॉब्लम एक तरीके से सॉल्व नहीं होगा। बट पंचायत्स में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे तो उन्हें लोकल लेवल की रिक्वायरमेंट पता है, तो वो लोकल लेवल पे वो इश्यूज इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
Elected representatives in panchayats serve as the voice of the local community, representing the interest, concerns and aspirations of rural residents at the grassroots level. They provide a direct link between the government and the people, ensuring that local issues and needs are addressed effectively. समझ में आ रहा है? यहाँ पे उन्हें पता है लोगों के इंटरेस्ट क्या हैं, कंसर्न्स क्या हैं, क्या इश्यूज हैं, किस तरीके से रिजॉल्व करने हैं. इसके अलावा ये एक डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, ताकि वो लोकल इश्यूज को इफेक्टिवली एड्रेस कर पाए एट द लोकल लेवल. ठीक है. नेक्स्ट, इन व्हाट वे हैज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन in democracy influenced by constitutional status for local government. किस तरीके से विमेन का रिप्रेजेंटेशन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इन्फ्लुएंस कर रहा है उस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को जो लोकल गवर्नमेंट को दिया गया है. ठीक है. किस तरीके से विमेन का रिप्रेजेंटेशन इन्फ्लुएंस कर रहा है वो देखते हैं. Reservation of seats has led to a significant rise in women's participation in politics and governance at the grassroots level. Women leaders promote initiatives for education, healthcare, and economic empowerment, leading to improved outcomes in various areas. Women को representation मिल रहा है, women का participation increase हो रहा है. Participation increase हो रहा है तो वो contribute कर रहे हैं actually, वो initiatives ले रहे हैं education में, healthcare में, economic empowerment में, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं बहुत अच्छे outcomes निकल के आ रहे हैं in various areas. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है लोकल गवर्नमेंट को और विमेन को रिप्रेजेंटेशन मिली है, तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है कि कई एरियाज में काफी सारे डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ ग्रांटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल गवर्नमेंट ऑन द डेमोक्रेटिक लैंडस्केप ऑफ द कंट्री? एनालाइज एनी टू एस्पेक्ट्स. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस लोकल गवर्नमेंट को दे तो दिया, बट क्या फायदा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का? तो हमें दो एस्पेक्ट्स बताने हैं कि ये स्टेटस मिला तो फायदा क्या हुआ. ठीक है. फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ लोकल गवर्नमेंट हैज स्ट्रेंथेंड ग्रासरूट डेमोक्रेसी by institutionalizing mechanism for citizens participation, representation and accountability at the local level. फायदा क्या हो रहा है? सिटीजन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है. किस में इंक्रीज हो रहा है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. रिप्रेजेंटेशन बढ़ रही है, वुमेन की रिप्रेजेंटेशन भी है. ठीक है. इसके अलावा क्या हो रहा है? अकाउंटेबिलिटी एट द लोकल लेवल, कि कितना ये रिप्रेजेंटेटिव्स हमारी तरफ रिस्पॉन्सिबल हैं. लोकल लेवल पे इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं तो वो हमारी तरफ ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ज्यादा अकाउंटेबल है और हमारी नीड्स और कंसर्न्स के अकॉर्डिंग काम हो रहा है. ठीक है. सेकेंड, थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस सच एज इलेक्शंस, पब्लिक कंसल्टेशंस एंड डिसीजन मेकिंग फोरम्स, local community have a direct say in shaping policies and programs that affect their lives. अब क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोकल गवर्नमेंट से, तो उससे क्या हो रहा है? पार्टिसिपेशन है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है. मतलब ये हो गया कि अब डायरेक्टली लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, क्योंकि वो जो डिसीजंस हो रहे हैं वो उनकी लाइफ्स को भी आने वाले फ्यूचर में अफेक्ट जरूर करेंगे. तो इस तरीके से उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है और डायरेक्टली वो गवर्नमेंट से बात करने के लिए केपेबल है. ठीक है. तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंस है एक लोकल गवर्नमेंट होने की. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मैच द कॉलम ए विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे लिस्ट है और यहाँ पे उनका ज्यूरिसडिक्शन स्फीयर, कि इन लिस्ट में, इन सब्जेक्ट्स में एक्चुअली लॉ कौन बनाएगा वो मेंशन करना है. ठीक है. फर्स्ट आ गया यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स. हमें पता है यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे कौन लॉ बनाता है? सेंटर, बिकॉज उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो एक्चुअली सेंट्रल लेवल पे बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो पूरी कंट्री को अफेक्ट कर रहा है. ठीक है. यहाँ पे स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स में स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज ऑन इट. ठीक है. कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स में यहाँ पे दोनों से रिलेटेड होगा, सेंटर और स्टेट के सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे, तो सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं. ठीक है.
और फोर्थ हो गया रेसिडरी सब्जेक्ट्स। रेसिडरी सब्जेक्ट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट ऑन न्यू सब्जेक्ट्स। हमें पता है ना रेसिडरी सब्जेक्ट्स कौन से हो गए। रेसिडरी सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स हो गए जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन तीनों लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं थे, वो सब्जेक्ट्स बाद में आए हैं। तो जो भी न्यू सब्जेक्ट्स आते हैं उन पे लॉ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाता है, ठीक है। तो हम इसकी मार्किंग करेंगे। यूनियन लिस्ट का हो गया सेकंड, स्टेट लिस्ट का हो गया फर्स्ट, कॉन्करेंट लिस्ट का हो गया थर्ड और रेसिडरी सब्जेक्ट्स का हो गया फोर्थ। तो हम इसका आंसर करेंगे 2, 1, 3, 4, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फेडरलिज्म के कंप्लीट हुए। इसके बाद हम बात करेंगे जेंडर, रिलीजन और कास्ट की और बाकी के चैप्टर्स की। तब तक आप इन क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। थैंक यू।